तरह से संभल के अंदर जो स्थिति बनी, वहाँ पर जो 5 लोगों की हत्या हो गई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया में पहली बार देखने को मिल रहा है कि भारत के 5 नागरिकों को भारत की पुलिस द्वारा मारा गया। और विजुअल जिस तरह से सामने आए हैं, ये देखा जा रहा है कि पुलिस ने डायरेक्ट गोली मारी है। जबकि किसी भी दंगे में या किसी भी फसाद को रोकने के लिए, अगर आप कंट्रोल करने के लिए जो बुलेट होती है, प्लास्टिक की बुलेट होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अगर फायरिंग भी की जाती है तो गोली पैर पर मारी जाती है। जिस तरह से सर पर गोली मारी गई, तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये लोकतंत्र और कानून का बहुत भद्दा मजाक है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस आरएसएस के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, इन हालात में कैसे आप न्याय की उम्मीद रख सकते हैं, कैसे कानून और व्यवस्था की पुलिस उम्मीद? तो कह रही है कि ये आपस में गोलियां लगी हुई हैं, पुलिस की गोली नहीं लगी। देखिए, ये तो अगर जब निष्पक्ष जांच होगी, कोई ईमानदार अफसर, कोई पूर्व जजिस जो अपने ज़मीर को अपने माथे पर रख कर अगर वो इंक्वायरी करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। जो विजुअल सामने है उसमें तो दिख ही रहा है कि पुलिस गोली चला रही है। फिर कैसे पुलिस ये कह सकती है? उपद्रव क्यों मचा रहे थे वहाँ पे, पत्थरबाजी क्यों कर रहे थे? देखिए, जैसे पहले सर्वे हो गया, पीस कमेटी और वहाँ की लोकल कमेटियों को सबको विश्वास में लेकर लोकल लीडर से डिस्कशन हुआ और उसके बाद सर्वे हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा सर्वे करने के लिए टीम किसी को विश्वास में नहीं लिया, किसी से चर्चा नहीं की, और जो सर्वे की टीम और पुलिस अधिकारी थे उसके साथ लोकल कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के क्यों थे, क्यों नारे लगा रहे थे, वो ऐसे हिंसक नारे क्यों लगा रहे थे, ऐसे नफरती नारे क्यों लगा रहे थे, ताकि लोग सामने आए उस तरह का झगड़ा का। तो ये सोची समझी साजिश थी कि पहले सर्वे क्यों शांति से हो गया, इसको मुद्दा बनाना था, इशू बनाना था और कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था। ये सीधा सीधा प्रशासन का एजेंडा था, सरकार का एजेंडा था। चुनाव की रिजल्ट आने के बाद ही तुरंत ये कैसा शुरू हो गया मामला? नहीं, ये देखिए, चुनाव के पर्सपेक्ट में हम इसको नहीं देख सकते। वहाँ पर स्टेट में उनकी ये थी, मंशा ही थी, वो पहले कराना चाह रहे थे ताकि चुनाव में उसका बेनिफिट हो। बहुत जगह पे उन्होंने ये प्रयास किया। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास की जो लैंड का इशू हुआ, वहाँ पर दरगाह जो बुलडोजर चला दिया गया, वो भी हरियाणा चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए किया। लेकिन वो ये चाहते हैं दंगा कराना, लेकिन दंगा हो नहीं पाता क्योंकि जनता बहुत हद तक समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासनिक व्यवस्था और उनका जो एजेंडा है वो समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ जगह पे लोग नफरती भाषण कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और लोग उपसा रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। संविधान दिवस है और ऐसे मौके पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, काट कर जुबां मेरी कहता है जालिम, अब तुम्हें इजाज़त है हाले दिल सुनाने की। तो मीडिया पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। ये तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ आप जैसे यूट्यूबर्स को, जो ये पिछले 5 साल से अगर हम देखें तो यूट्यूबर्स की वजह से बहुत सारे मुद्दे आज लोगों को, जनता तक, लोगों के मोबाइल तक, लोगों के गांव तक पहुंच पा रहे हैं। तो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, प्रशासन, आपकी जुडिशरी, सारा तो इनके हाथ में है। पूरी तरह से सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है और पैसा मतलब पानी की तरह बहाया जा रहा है। सारा जो करोड़ों रुपए की जो डीले हो रही है, फॉरेन में जो डीले हो रही है, उसी का पैसा यहाँ पर चुनाव में लगाया जा रहा है। तो लोकतंत्र नहीं बचा, कहीं पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बची, सारे इंस्टीट्यूशन अपने हाथ में है। सरकार जो चाहती है वो एजेंडे पे काम हो रहा है। लोकतंत्र नहीं बचा, संविधान नहीं बचा। मोदी जी संविधान का कितना सम्मान करते हैं, आज भी संविधान को उन्होंने चूमा है। देखिए, यही मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, संसद की सीढ़ियों को उन्होंने चूमा था और आपने देखा कि संसद ही बदल दी उन्होंने, नई संसद बना दी। अब आप आज उन्होंने अगर संविधान की किताब को चूमा है तो उनका तो असली एजेंडा तो संविधान बदलने का ही है, तो वो उसी दिशा में काम करेंगे। वो 400 पार 405 किस लिए कर रहे थे? ताकि संविधान बदल पाए। लेकिन देश की जनता ने उनको नकारा। 2024 का चुनाव, जनता ने उनको ये दिखाया कि आप संविधान बदलना चाहते हो, आप आरक्षण ख़त्म करना चाहते हो, ये नहीं करने देंगे। हमारा जो मुद्दा है, आज संविधान दिवस पर हमने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी ने ये बात कही है कि चुनाव जो है बैलेट पेपर पे होना चाहिए। हम जातीय जनगणना तेलंगाना में करा चुके हैं, कर्नाटक में करा चुके हैं, बाकी के प्रदेशों में भी कराएंगे और देश में जातीय जनगणना होकर रहेगी। और जो 90% लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कैसे तय हो, उनके साथ कैसे न्याय, उस पर काम किया जाएगा। लेकिन देश के अंदर जो जिस तरह से बाबरी विध्वंस के बाद जो मामला शुरू हुआ, क्या मान लिया जाए कि फिर एक दूसरी बाबरी बनने वाली है? क्योंकि लगातार ये नारे लगाए जाते रहे हैं कि अयोध्या एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। देखिए, मैं तो मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट है उसी को कोट करूँगा। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग में ढूंढते फिरिए। मतलब हर मुद्दे को आप जहाँ पर भी आप इसके अलावा कोई इशू नहीं है।
देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला, इतने सारे मुद्दे। आज आपकी सरकार में आने के बाद एक भी चीज़ सस्ती की है आपने देश में? इतनी महंगाई पर लोग परेशान हैं और कोई मुद्दा नहीं है। आज पूरे बॉर्डर आपकी चीन आपकी स्टेट में, देश में चीन घुस रहा है, बॉर्डर आपकी सुरक्षा नहीं है, सब आसपास के देश आपसे दूर हो रहे हैं, विदेश नीति आपकी पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। आपके बड़े बड़े उद्योग यहाँ से जा रहे हैं, फॉरेन यहाँ से निकल के जा रही है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ छोड़ रही है भारत। तो नागरिक यहाँ पे, आप नागरिकता की बात करते हो, करोड़ों लोग यहाँ से जा रहे हैं दूसरे देश में। मस्जिद का जो मुद्दा शुरू हुआ, इसमें कहीं कांग्रेस का हाथ होने का भी बू आता है, क्योंकि जिस तरह से राजीव गांधी के वक्त में ताला तोड़ा गया, मूर्ति रखी गई, ये चीज़ें भी एक संदेह के घेरे में कांग्रेस को दिखाती है। देखिए, बहुत जिस तरह के मामले हुए हैं, धार्मिक मुद्दों को जितना आप छेड़ोगे, जितना उसमें उलझे रहोगे, देश 140 करोड़ लोगों का है, देश चलेगा संविधान का, सबको हक दे रखा है। अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है मंदिर का, मस्जिद का या किसी भी धर्म का, तो उसके लिए कानून व्यवस्था है, कोर्ट है। कांग्रेस ने रास्ता तो दिखा दिया ना, कोर्ट है ना। हमने देखिए सबने मिलकर वो माना, बाबरी मस्जिद का जो भी इशू था इसको सबने स्वीकारा, दोनों पक्ष ने, जो भी जिसने भी कोर्ट में गए थे, दोनों अखाड़ा परिषद हो या वहाँ की कमेटी, दोनों ने माना कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन 1951 के तहत जो चीज़ें हुआ था कि जो मंदिर और मस्जिद है उसको यथावत वैसे रहने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह के मामले सामने आए, फिर उसके बाद ये काफ़ी प्रोसेस लंबा चलता रहा, ये भी एक कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए बहुत सी जगह पे गलतियां हुई है सरकारों से कि इस तरह के मामले को लंबा खींचा गया। इसका जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह की चीज़ें चलनी चाहिए और तुरंत इस पर निर्णय आना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को आप जितना खींचोगे उतना जो है कम्युनल माहौल बढ़ेगा और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के दंगे सामने आते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है दंगा, वो दंगे की पिच पर अच्छे से खेल पाते हैं और उसी पिच पर खेलकर गुजरात में उन्होंने जो किया पूरी दुनिया जानती है। हर प्रदेश में जहाँ जहाँ उन्होंने दंगे करवाए वहाँ उन्हें फ़ायदा हुआ है। जब राहुल गांधी ने नफरत को मिटाकर मोहब्बत की बात की, तब 2024 में 240 पर सिमट गए। अगर ऐसी पिच ना बने, इसके लिए कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? देखिए, कांग्रेस ने, मैं बोला, पूरी दुनिया में एक लौता नेता राहुल गांधी, जिसने 10,500 किलोमीटर की यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर और 6,500 किलोमीटर मणिपुर से मुंबई तक। ये दोनों यात्रा में मैं रहा हूँ उनके साथ यात्री का रूप में। ये यात्राओं से फायदा ये मिला, इस यात्राओं से जनता के मुद्दे उन जनता के साथ मिले हम जाकर, जनता को ये समझ में आया कि हमारे लिए कोई बात कर रहा है। किसानों की बात हुई इस यात्रा में, अन्याय की बात हुई, न्याय की बात हुई इस यात्रा में, जातीय जनगणना की बात हुई और जो पीड़ित और शोषित और जो लोग थे वो जुड़े यात्रा से। जनता के मुद्दों की यात्रा थी और ये यात्रा का हमें फायदा हुआ। यात्राओं के बाद भी चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हारती रही है। नहीं, बिल्कुल, यात्रा के बाद हिमाचल प्रदेश हम जीते, कर्नाटक हम जीते, तेलंगाना हम जीते। कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार थी लेकिन जीती है कांग्रेस वहाँ पर। हिमाचल में हमने, झारखंड में सरकार वापस रिपीट की, हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। राजस्थान हारे बिल्कुल, लेकिन लोकसभा में हम अच्छी सीटें जीते, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तो इवन महाराष्ट्र में। तो चुनाव जीतना हारना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन निरंतर जनता के बीच में रहकर जनता के मुद्दों को उठाना, आज विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी पार्लियामेंट हो या सड़क हो, हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आंख से आंख मिलाकर, या अदानी का मुद्दा हो। मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं मानते। आप देखिए, अगर पॉपुलैरिटी होती तो 400 पार कर जाते वो, क्यों 240 पे सिमट गए? अभी अब नीतीश बाबू और नीतीश कुमार और चंद्र बाबू अगर हट जाएं तो कैसे सरकार बचा लेंगे? बताइए आप, सरकार नहीं बच पाएगी, ये सरकार गिर जाएगी। एक आखिरी सवाल, आज संविधान दिवस है और संविधान को बचाने की जो आप लोग कसम खा रहे हैं, कैसे बचाएंगे संविधान को? आपका क्या रास्ता? हम पूरे देश में संविधान रक्षक बनाएंगे। अगले 1 महीने तक गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर संविधान रक्षकों का रजिस्ट्रेशन होगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और संविधान रक्षकों की पूरे देश में संख्या बढ़ाई जाएगी कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर संविधान को बचाने का प्रयास करे। किसी भी दुखी, गरीब और पिछड़े, अल्पसंख्यक, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इस तबके का किसी भी व्यक्ति और किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय हो, उसके साथ खड़े रहें, उसकी न्याय की लड़ाई लड़ें और आने वाले दिनों में संविधान को बचाने के लिए पार्लियामेंट की लड़ाई लड़नी हो या सड़क से संसद, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।